हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय हाईलैंड्स। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारा ब्राजील है ना, वो मेनली किससे कवर्ड हुआ है, तो हाईलैंड से कवर हुआ है। क्योंकि यहाँ पर दो हाईलैंड हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक तो ऊपर वाले साइड में गियाना आइलैंड और नीचे वाले साइड में जो ब्राजीलियन आइलैंड है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज एंशिएंट प्लेटो। यस बिल्कुल, फिर यहाँ पे एंशिएंट प्लेटो आएगा। नेक्स्ट है कि द अमेजन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है, जो अमेजन बेसिन है दोस्तों वो मेनली कवर्ड है, किससे कवर्ड है, तो डेंस फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेजन इज द लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ नो डेल्टाज वर फाउंड। है ना, मतलब देखो मैंने आप लोग को लेसन में पढ़ाया था कि अमेजन क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नियर इट्स माउथ यानी इसका जो मुहाना है, इसका जो मुंह है ना, वहां पे हमें डेल्टा देखने के लिए मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी स्पीड तेज होती है कि वो वहां पे डेल्टा फॉर्म ही नहीं कर पाता, वो डायरेक्ट जाकर के सागर में मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको डेल्टा देखने मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको आइलैंड देखने मिलेंगे। ठीक है, मराजो आइलैंड हमने देखा भी था। नेक्स्ट है कि द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड। बिल्कुल सही बात है, लक्षद्वीप कैसा है, कोरल आइलैंड है। ठीक है, एंड टू द फुट हिल ऑफ द अरावलीज लाइज द मेवाड़ प्लेटो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। योर क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। यानी ब्राजील और इंडिया का जो फिजियोग्राफी है ना दोस्तों, उसका डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके डिफरेंस बताया हुआ है। बाकी आप डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे दो पार्टीशन कर देते ना, वैसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो आओ जरा हम देखते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट की द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील इज डिवाइडेड इनटू, मतलब जो ब्राजील की फिजियोग्राफी है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो पहला तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हाईलैंड, फिर उसके बाद ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन एंड द प्लेस एंड द लास्ट में क्या आएगा, आइलैंड ग्रुप। ठीक है, एंड अगर मैं इंडिया के फिजियोग्राफी की बात करूँ तो इसके 5 हिस्से हैं भाई। एक तो हिमालय, दूसरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तीसरा है पेनिनसुला, चौथा है हमारा कोस्टल प्लेन्स और उसके बाद पांचवा क्या आ जाता है, आइलैंड ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनका फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूसरा, देयर आर नो हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन ब्राजील। यानी ब्राजील में अगर आप देखोगे तो लंबे और ऐसे पूरा एक्सटेंड हुए हमें माउंटेन देखने मिलेंगे नहीं। ठीक है, बस वही वो हाईलैंड जो है ना वही देखने मिलेगा। जबकि अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया में हमें देखने मिलेंगे मेनी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट कि द हिमालयस माउंटेन रेंज एक्सटेंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो हिमालय माउंटेन है ना, हिमालय देखो ऊपर से लेकर के पूरा ऐसे नॉर्थ तक गया हुआ है, तो वही बोला गया है कि आपको नॉर्थ तक फैला हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली द माउंटेनियस रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट इज घाट इन द वेस्ट एंड द माउंटेनियस रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट इज इन द ईस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि ये हमारा पेनिनसुला वाला रीजन है। ठीक है, तो इसके इस वाले साइड में वेस्टर्न घाट है, इस वाले साइड में क्या है, ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पर भी ऐसे एक्सटेंड माउंटेन है, एक्सटेंडिंग माउंटेन। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने ऊपर देख लिया था। चौथा, द हाईएस्ट रेंज ऑफ एल्टीट्यूड इज 500 मीटर्स टू 1000 मीटर्स इन ब्राजील। यानी ब्राजील में जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है ना दोस्तों, वो कितना है, वो है हमारा 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो है 6000 से 8000 मीटर इन इंडिया। ठीक है, एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जो वेस्ट वाला पार्ट है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। वहां पे डेजर्ट है ना, जो राजस्थान वाले एरिया था वहां पे है ना मरुस्थली, थार का मरुस्थल हमने देखा भी था। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील में ऐसा कुछ डेजर्ट वगैरह पाया नहीं जाता। हमारे यहाँ पे है बट उनके यहाँ पे नहीं है, तो ये हो सकता है। ठीक है भाई, ओके, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के बारे में ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए ये सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट इज इनफ ओके फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, आगे ये बात करेंगे व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन रिवर ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जो नदियां हैं है ना, उनके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं या फिर उठा सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा, पहला, कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सवेज इनटू रिवर्स। यानी जो ह्यूमन अपना कूड़ा
कूड़ा करकट कचरा जो भी फेंकते रहते हैं ना, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वहीं पे देखो ना, नदियों पे जाएंगे, जाकर के वहीं पे कपड़े धोएंगे, उसी में नहाएंगे, पूरा पानी गंदा कर दिया। तो ये चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंड अप्लाइंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट प्री ट्रीटमेंट टू द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वेस्ट बिफोर बीइंग डिस्चार्ज टू सीवियर्स। मतलब क्या हुआ इसका, देखो जैसे मान लो कि अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, अब फैक्ट्री में से पानी निकल रहा है, गंदा पानी, तो वो जो गंदा पानी है वो फाइनली नदियों में जाकर के मिलने वाला है, रिवर्स वगैरह में जाकर के मिलेगा। तो आप क्या करो, मतलब क्या करना चाहिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो, वो जो गंदा पानी है ना, उसको पहले से उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिला दीजिए, जिससे वो थोड़ा साफ हो जाए, और जब वो नदी में जाकर के मिले तो उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगला, डिस्प्लेइंग होर्डिंग्स इन्फॉर्मिंग टूरिस्ट नॉट टू पोल्यूट वाटर ऑफ रिवर एंड हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस। यानी हमें क्या करना चाहिए, होर्डिंग्स वगैरह हम लगा सकते हैं पॉल्यूशन के बारे में, सबको ये करने के लिए, क्या करने के लिए, सबको अवेयर करने के लिए। टूरिस्ट लोग अगर आ रहे हैं तो होर्डिंग्स देखेंगे कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, ऐसे जब देखेंगे, ऐसे खा करके बेफर का पैकेट इधर उधर ना फेंके, है ना, तो पढ़ेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा और वो गंदगी नहीं फैलाएंगे। ठीक है, फिर रिमूविंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम रिवर्स एंड अप्लाइंग अदर रिवर क्लीनिंग प्रोसेस। यानी रिवर से जो सॉलिड है, मतलब कचरा करकट है, उसको निकाल सकते हैं, एंड अप्लाइंग अदर रिवर क्लीननेस प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं बिल्कुल। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है भाई। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक थे, तो आइए जरा लिख देते हैं जल्दी जल्दी। लिखना क्या, मैंने पहले से लिखा हुआ है, बस इसको पढ़ डालते हैं। पहला, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स क्या होता है भाई, तो ये होता है फ्लैट लो लाइंग एरिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, एंड दिस रीजन इज नोन एज द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और इस रीजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई बिटवीन हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो, ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ये हिमालयन माउंटेन के, एक मिनट, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई बिटवीन हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ। यस, नॉर्थ में मतलब जैसे मान लो ये आपका जो ये क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देख करके अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे बोलने से ना समझेगा। देखो ये है प्यारे दोस्तों हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ, ये हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। ठीक है, तो ये नॉर्थ में देखो हिमालय से चिपका हुआ है, और साउथ में देखो ये जो पेनिनसुला है ना, इससे ये चिपका हुआ है। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही थी। ठीक है, देखो शॉर्ट नोट के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप मैप को देख लो, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएंगी, एक बार रीड कर लो। ठीक है, बस बात खत्म। तो ये बात यहाँ पे हो जाती है। और क्या, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टेट्स ऑफ, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो राजस्थान पंजाब से लेकर के पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, आसाम वगैरह तक। ठीक है ना, तो आसाम टू द ईस्ट। एंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो हमारा थार का मरुस्थल और दूसरा गंगा वाला बेसिन। ठीक है ना, देखिएगा, द लो लाइंग एरिया टू द ईस्ट ऑफ द अरावली। देखो अरावली माउंटेन कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो अरावली माउंटेन के ईस्ट वाले साइड में जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना दोस्तों, इट इज नोन एज द गंगा प्लेन्स। ओके, इट इज स्लोप टू द ईस्ट, मतलब इसका स्लोप कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है, यानी इस वाले डायरेक्शन में है। एंड द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एक्सटेंड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो, जो डेल्टा है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र का, मतलब देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के डेल्टा बनाते हैं, लेकिन जब मिलेंगे तब ना, तो ब्रह्मपुत्र चाइना के इधर से बहते बहते आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से बहते बहते इंडिया में एंटर करता है, और फिर उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए वहां पे जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ले जाकर के पानी गिराते हैं ना दोनों, तो गंगा भी जा रही है, ब्रह्मपुत्र भी जा रही है, दोनों एक साथ जाकर के मिलते हैं और वहां पे डेल्टा फॉर्म करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, एंड दिस रीजन इज नोन एज सुंदरबन। ये रीजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, सुंदरबन कहा जाता है। एंड सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है भाई नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट, यानी डेजर्ट से ये ऑक्यूपाइड है, एंड इट इज नोन एज थार डेजर्ट। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, थार डेजर्ट या फिर मरुश्री कह सकते हैं। एंड द स्टेट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय द थार डेजर्ट। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि ये जो मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ करके बताया, ये आपको बिल्कुल भी, देखो इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है ही नहीं। जब आप क्या करोगे,
ये जो मैप है ना इसको आप समझ लोगे और इसमें जो बातें इसमें लिखी गई आप इनको समझ लोगे, मैप से कंपैरिजन करके समझोगे ना, तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रट्टू तोता जैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What could be the reason behind the formation of swamps in the extensive continental location of Pantanal? यानी ब्राजील में जो पैंटानल है, ब्राजील में पैंटानल कहाँ पर है? पैराग्वे और पराना नदी जहाँ पे मिलती है ना, वही वाले एरिया में। ठीक है, क्या है? पैंटानल यानी कि दलदली वाला इलाका। तो उसका रीजन क्या है? वहां पे दलदली वाला इलाका क्यों फॉर्म हुआ है भाई? तो अब इसका आंसर हम देखते हैं कि द फॉलोइंग कुड बी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्प्स इन द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ पैंटानल। क्या क्या कारण है? तो देखो, पहला, पैराग्वे रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम द पैंटानल रीजन, यानी कि यहाँ से पैराग्वे रिवर और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो वहां से फ्लो करती हैं। एंड पैंटानल रिसीव्स रन ऑफ फ्रॉम द ब्राजीलियन हाईलैंड्स, यानी ब्राजीलियन हाईलैंड से जो पानी गिरता है वो भी ये रिसीव कर लेता है। एंड द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय पैराग्वे रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर डिपोजिटेड इन द लो लाइंग पैंटानल रीजन, मतलब जो नीचे वाला पैंटानल रीजन है ना, वहां पे इनके द्वारा जो लाया गया सेडिमेंट्स होता है वो भी इकट्ठा हो जाता है। एंड द सेडिमेंट्स एंड इरोजन residue as well as water remains filled throughout the years in the pantanal region leading to formation of swamps। यानी क्या होता है? देखो, एक तो सेडिमेंट्स है और वहां पे पानी गिरते रहता है। आप सोचिए ना, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है। ठीक है, अब उस पे से पानी गिरे जा रही है, मतलब लगातार पानी गिर रहा है। तो मिट्टी कैसा हो जाएगा? कीचड़ 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 कीचड़, मतलब वही होगा ना, पूरा अंदर तक पानी उसके अंदर रिस जाएगा। और जब आप मिट्टी पे अपना पैर रखोगे, आपका पैर गया नीचे, आप उस पर खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो ऐसे ही वो पैंटानल वाला जो रीजन है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये तो खैर ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये है इसके मेन पॉइंट्स, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया, गिविंग एग्जांपल्स। मतलब आपको बताना है इंडिया में कौन कौन से मेजर वाटर डिवाइड्स है। मेजर वाटर डिवाइड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गिरा पानी। ठीक है, तो जो आपका माउंटेन होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, तो पानी अगर आप इसके ऊपर गिराओगे, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा। तो ये माउंटेन क्या कर रहा है? वाटर को डिवाइड कर रहा है ना, 2 पार्ट्स में। ओके, तो मेजर वाटर डिवाइड्स है ना, कौन कौन से हैं भाई हमारे इंडिया में, जरा देख लेते हैं। तो आओ सुनो मेरे साथ। हिमालयस, अरावली रेंज, विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया। ओके, चलो यहाँ पे हम एक एक का एक्सप्लेनेशन भी जरा देख लेते हैं कि कैसे वो डिवाइड करते हैं। जैसे हम पहले वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, तो वेस्टर्न घाट क्या करता है? वेस्टर्न घाट सेपरेट करता है किसको? द वेस्ट फ्लोइंग रिवर मीटिंग द अरेबियन सी फ्रॉम द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, है ना। मतलब 2 रिवर्स ये बांट देता है वेस्टर्न घाट, एक तो अरेबियन सी में जाकर के मिलती है, दूसरी वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है, ईस्ट के साइड में बह करके। फिर हम विंध्य रेंज की बात करेंगे। विंध्य रेंज क्या करता है भाई? ये सेपरेट करता है गंगा ड्रेनेज बेसिन और जो नर्मदा ड्रेनेज बेसिन है उनको। फिर हिमालय क्या करता है दोस्तों? हिमालय भी सेपरेट करता है, सेपरेट द रिवर फ्लोइंग इन द हिमालयन सिस्टम फ्रॉम द रिवर फ्लोइंग इन द ट्रांस हिमालयन सिस्टम, मतलब ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, सतपुड़ा क्या करता है? तो सतपुड़ा रेंजेस डिवाइड नर्मदा रिवर वैली एंड तापी रिवर वैली। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट नोट्स ऑन अमेजन रिवर बेसिन। अब इसके बारे में आपको नोट लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो दोस्तों अमेजन रिवर के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि नहीं? तो बस वही सोच करके लिख देना बस। चलो अब देख लेते हैं इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना, ताकि आप इसका जो आंसर है ना वो खुद ही फ्रेम कर पाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अमेजन रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील। ब्राजील में सबसे लार्जेस्ट प्लेन कौन सा है भाई? वो भी नदी का, अमेजन रिवर बेसिन। ठीक है, एंड इट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ये ब्राजील के नॉर्थ वाले पार्ट में लाई करता है। एंड जो इसका स्लोप है ना दोस्तों, वो किसकी तरफ है? तो वो ईस्ट की तरफ है, वो ऐसे ही तो बहता है अमेजन रिवर। ठीक है, एंड अगर मैं इसके विड्थ की बात करूं तो मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 1300 किलोमीटर है वेस्ट में। फिर उसके बाद इसका जो विड्थ है वो मिनिमम हो जाता है जहां पर 2 हाईलैंड एक साथ आते हैं, तो जैसे गियाना आइलैंड और ब्राजीलियन आइलैंड, ये भी हमने देखा था। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन में देखा था, लेसन का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए, उसको समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर पे आइएगा। क्वेश्चन आंसर तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगला है कि एज द अमेजन रिवर अप्रोचेस द अटलांटिक ओशियन द विड्थ ऑफ अमेजन रिवर बेसिन प्लेन इंक्रीजेस। यानी जब वो मिलने के लिए जाता है अटलांटिक ओशियन से, तो अगेन इसका जो विड्थ है ना वो बढ़ जाता है। मतलब इसका विड्थ स्टार्टिंग में
ज़्यादा रहता है। बीच में जब गियाना हाईलैंड और ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड थोड़ा पास-पास में आते हैं, तब इसका जो ये विड्थ है वो 240 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। लेकिन फिर आगे जाने के बाद विड्थ अगेन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? अच्छा, और क्या होता है? और देखो ना, रुको। Amazon रिवर बेसिन या फिर प्लेन इज कवर्ड बाय द एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब ये पूरा के पूरा कवर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं एवरग्रीन, ठीक है, मतलब साल भर हरे भरे रहते हैं वैसे वाले। एंड मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ Amazon रिवर बेसिन इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ एंड फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग आते रहते हैं, आंधी, ये बाढ़ वगैरह, और बहुत सारे प्लेसेस जो ऐसे हैं जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते, तो इसीलिए वो इनएक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ये पहले 3 पॉइंट्स लिखना, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है हिमालय के बारे में। क्या लिखना है? शॉर्ट नोट। तो हिमालय के बारे में शॉर्ट नोट ये आप लिख लीजिएगा। हिमालय बताओगे ना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है बच्चों, ये पामीर नोट से लेकर के इंडिया में पूरा ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें 3 रेंजेस होते हैं, शिवालिक, ग्लेशियर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये आप लिख सकते हो। फिर ट्रांस हिमालय भी होता है, ठीक है। जो नीचे वाला है साउथ से, अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये यंग से ओल्ड मतलब यंग से ओल्ड होते जाएगा। सबसे यंग वाला माउंटेन कौन सा है भाई? वो है हमारा शिवालिक। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, कितना सिंपल है ना। तो वही है, देख लो कि पहला पॉइंट, हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन। ये पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, हिमालय क्या है? वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। और ये हमारा तजाकिस्तान के पामीर नॉर्थ से शुरू होकर के वेस्ट में जाकर के, मतलब इन द वेस्ट टू द ईस्ट, ठीक है, और ऐसे करके वो पूरा फैलता है। हिमालय इज वन ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, मतलब एशिया में अगर आप देखोगे तो मेजर क्या है? माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। एंड इंडिया में अगर आप देखोगे तो हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। हिमालय एज वेल एज मेनी अदर पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस गेट इंक्लूडेड इन हिमालय माउंटेन सिस्टम, ठीक है, मतलब हिमालय और बहुत सारे ऐसे पैरेलल रेंजेस है जो इसमें आते हैं। शिवालिक क्या है? ये है सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस। इट इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। शिवालिक सबसे क्या है भाई? जवान है। अरावली बुढ़ऊ पर्वत है क्या? अरावली फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, वो हमने देखा था। तीसरा, एज वी मूव फ्रॉम शिवालिक रेंज इन द साउथ, ये सब आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें लेसर हिमालय देखने मिलेगा, ग्रेटर हिमालय देखने मिलेगा, एंड ट्रांस हिमालय रेंजेस देखने मिलेगा। एंड दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड, मतलब ये यंग से ओल्ड की तरफ उठ जाते हैं। बराबर समझ में आया कि नहीं? तो बस ऐसे ही लिख देना एग्जाम में, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द कोस्ट ऑफ ब्राजील, अब जो ब्राजील का कोस्ट है भाई उसके बारे में आपको नोट लिखना है। तो आओ हम इसका जो नोट है वो लिखते हैं। फिर इंडियन पेनिनसुला भी है, फिर उसके बाद द ग्रेट एस्कार्पमेंट है। ओहो, अभी खत्म नहीं होगा, अभी थोड़ा इंतजार करो, मुझे लगा ये खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं, चलो हम आराम आराम से करेंगे, हमें कोई तेज नहीं है। चलो जो ब्राजील का कोस्ट है ना उसको हम जरा समझते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि ब्राजील का कोस्ट कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितना किलोमीटर का है। जैसे हमारे इंडिया में 7500 का कोस्ट लाइन हमको मिला हुआ है, वैसे ब्राजील को कितना मिला है? 7400 किलोमीटर का। तो पहला हमारा पॉइंट यही हो जाएगा कि द कोस्ट लाइन ऑफ ब्राजील एक्सटेंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 7400 किलोमीटर एंड इट इज डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया गया नॉर्थ कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। ऊपर वाला नॉर्थ कोस्ट, नीचे वाला ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। एंड द कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम अमापा प्रोविंस, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ वाले कोस्ट की बात करूं तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये जो अमापा है ना, वहां से लेकर के रियो डी ग्रांडे डो नॉर्टे, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न कोस्ट या फिर नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। फिर वहां से जब आप साउथ की तरफ आओगे ना, रियो डी ग्रांडे नॉर्टे से लेकर के साउथ की तरफ, तो इसको कहते हैं दोस्तों ईस्टर्न कोस्ट या फिर साउथ अटलांटिक कोस्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नॉर्दर्न कोस्ट इज अ लो लाइंग रीजन, मतलब नॉर्दर्न कोस्ट जो है वो क्या है? लो लाइंग रीजन, एज अमेजन एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्लो टू द नॉर्दर्न कोस्ट एंड मीट नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यानी कि अब ये लो लाइंग रीजन है ना, इसीलिए तो अमेजन रिवर और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी नदियां आकर के वहां पे मिलती हैं अटलांटिक ओशन से, क्योंकि जिधर स्लोप रहता है उधर ही तो जाती है ना, तो वो लोग जाकर के अटलांटिक ओशन से मिल जाती है, बराबर। एंड यहाँ पर देखो क्या क्या है? मराजो आइलैंड, मराजो एंड साउ मैक्रोस बे है, ठीक है, लाई ऑन दिस coast, and Marajo coastal island lying on the northern coast is located between the mouths of river Amazon and river Tocantins, and many small rivers flow to the eastern coast and mid South Atlantic Ocean, ठीक है। मतलब बहुत सारी नदियां ऐसी है जो ईस्टर्न कोस्ट या फिर हम कह सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशन में भी जाकर के मिलती हैं, ठीक है। जैसे हमने वो वाला एक फ्रांसिस्को रिवर देखा था या फिर साउ पोलो था, ठीक है, कोई तो एक रिवर था हमने देखा था वो, ओके देख लो, मैं आपको दिखाई देती हूँ, है ना, कंफ्यूजन की कुछ बात ही नहीं छोड़ूंगी।
ये देखो हाँ बोला था मैंने, फ्रांसिस्को रिवर जा करके ये इधर मिलता है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द इंडियन पेनिनसुला। अब इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला पॉइंट ये बन सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो नॉर्थ में जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जो साउथ वाला हिस्सा है वहां से लेकर के फिर ये कहाँ तक मतलब कहाँ तक जाता है, कैसे हो जाता है, ये ना कोन के शेप का हो जाता है क्या कहते हैं, इंडियन ओशन की तरफ जाते टाइम पे, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैंने लेसन में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से देखते हैं। पहला पॉइंट, द इंडियन पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, दिस रीजन टैपर्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन की तरफ जाते टाइम पे ये टैपर होते जाता है, मतलब धीरे धीरे करके पतला होते जाता है। एंड मेनी प्लेटोज एंड हिल रेंजेस आर इंक्लूडेड इन द इंडियन पेनिनसुला, मतलब इंडियन पेनिनसुला में बहुत सारे प्लेटोज हैं, हिल्स है, पहाड़ियां हैं, पर्वत है, ठीक है। और जो अरावली है ये लोकेटेड है कहाँ पर, नॉर्थ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ में लोकेटेड है अरावली। एंड इट इज द बुढ़ऊ, मतलब ओल्ड एज, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो बूढ़े हो जाते हैं उनको बुढ़ऊ कहा जाता है, तो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडियन पेनिनसुला का, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे समझिएगा, द इंडियन पेनिनसुला ऑल्सो इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटो, इसमें सीरीज ऑफ प्लेटो है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो ना ये मतलब बॉर्डर बनाते हैं एक प्रकार से, आप समझिएगा। महाराष्ट्र प्लेटो हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो आर द मेन प्लेटोज इन दिस रीजन। एंड विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस यहीं पर है, लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स माउंटेन्स, हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ठीक है। चलो आगे चलते, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब ग्रेट एस्कार्पमेंट कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है ब्राजील में, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलो देख लेते हैं। देखो जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है ना दोस्तों, ये बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करता है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये क्लाइमेट पे काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। जब हवाएं चलती है ना, वो सोचती है मैं ब्राजील में जाकर के बारिश करूं, लेकिन ये क्या करता है, ये उनको वहीं पे रोक लेता है, रुक जाओ, रुको, यहीं पे रुको। और फिर वो हवाएं क्या करती हैं, वही ग्रेट एस्कार्पमेंट के पास, यानी जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे बारिश कर देती है और फिर आगे बढ़ती है। और इनके कारण क्या होता है, ब्राजील के अंदर वाले साइड में, जो उसका ईस्टर्न वाला साइड है, वहां पे बारिश नहीं हो पाती और वहां पे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाता है। समझ आ रहा है? तो आपको उसी के बारे में यहाँ पे पूरा लिख देना है। आप देख सकते हो कि दो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, but the nature of its slope and the effect it has on the climate makes it a separate physiographic region. The eastern side of the highland is demarcated because of the escarpment, यानी escarpment की वजह से ही जो इसका ईस्टर्न साइड है वो demarcated है, मतलब सबसे अलग है, यानी उसको एक अलग से रखा गया है, जिसके बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, देख रहे हो। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द escarpment कितना होता है, 790 मीटर, और कुछ रीजन में ये धीरे धीरे करके कम भी होते जाता है। एंड ये जो escarpment है, इट इज वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एलेग्रे, साओ पोलो से पोर्टो एलेग्रे तक इसका जो ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, स्लोप है ना, मतलब वो कैसा है, वो स्टीप है। एंड द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, ये बैरियर के तौर पे काम करता है। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बह करके आ रही है, सोचती है कि चलो मैं एंट्री मारती हूँ, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये कहती है मैं चलो अंदर जाऊं, ये आ गया ग्रेट एस्कार्पमेंट, भाई रुक जा, तो फिर इन लोग इधर बारिश कर देते हैं और फिर अंदर जाकर के बारिश कर नहीं पाते, और यहाँ पर इस वाले एरिया में बन जाता है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? यानी सूखा वाला प्रदेश, वहां पे बारिश ही नहीं हो पाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, गिविंग राइज टू द रेन शेडो एरिया, ठीक है, यहाँ पे रेन शेडो एरिया फॉर्म हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राइट जियोग्राफिकल रीजन। अब आपको यहाँ पे भौगोलिक कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। पहला पॉइंट कि देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। चलो बताओ कि ब्राजील में हमने देखा, ब्राजील में जितनी भी रिवर्स थी ना, एक कोई तो ईस्ट की तरफ जा रही थी, मतलब ईस्ट वाले साइड में, ईस्ट, ये देखो, कोई तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हो, कुछ तो साउथ में जाकर के मिल रही थी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ पे क्यों नहीं है भाई, बताओ क्यों नहीं है? तो अब इसका कारण हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कारण क्या हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन ब्राजील ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्राजीलियन हाईलैंड, यानी बहुत सारे रिवर्स ऐसे हैं जो ब्राजीलियन हाईलैंड से क्या होते हैं, इनका क्या होता है, ओरिजिन, मतलब वहां से ये क्या कहते हैं उसको, ओरिजिन होते हैं, यानी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ एंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, सुनो कि द एल्टीट्यूड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड, यानी जो ब्राजीलियन हाईलैंड का जो एल्टीट्यूड है ना, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है फ्रॉम
साउथ टू द नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ आप जाओगे, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, तो उसका जो हाईलैंड का जो एल्टीट्यूड है वो धीरे 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 करके डिक्रीज होता जाता है, और वेस्ट टू ईस्ट वो डिक्रीज होता है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिक्रीज होता है, राइट। तो आप बताओ ना, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो उधर नदियां बह करके जाएंगी, और कुछ वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो नदियां इधर बह करके जाएंगी, इधर कहाँ, वेस्ट में तो बह ही नहीं पाएगा, है ना। एज इट इफेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन ब्राजील फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शन। तो यही इसका कारण है कि बहुत सारी नदियां ऐसी है जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। वेस्ट में तो ढलान है ही नहीं, जब ढलान नहीं है तो नदियां कैसे बह करके जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखिएगा कि द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न डायरेक्शन मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, जो नॉर्थ में रिवर्स बह रही है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर के मिल जाती है, और जो ईस्ट वाले साइड में बह रही है ना, वो जाकर के साउथ अटलांटिक ओशन में मिल जाती हैं। दस देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। तो ये इसका कारण है कि ब्राजील में कोई भी हमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलती नहीं है, सारी रिवर्स जो है वो ऐसे ऐसे करके ही बह रही है। देखो आपको कोई भी नदी ऐसे डायरेक्शन में बहती हुई दिखाई देगी नहीं, देखो सब ऐसे ही बह रही है, ऐसे ही बह रही है, देख रहे हो कि नहीं। देखो ये भी बहना चालू हुआ तो इधर जा करके, फिर ये देखो ये भी फ्लो कर रहा है, ये भी फ्लो कर रहा है, तो ऐसे डायरेक्शन में, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको नहीं मिलेंगी जो इस साइड जाती है, ठीक है। आप बोलेंगे ये तो है, लेकिन ये बह करके देखो ना साउथ वाले पार्ट में जा रही है, अर्जेंटीना में जा करके मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि देयर आर डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है और जो वेस्टर्न कोस्ट है इसमें डिससिमिलैरिटीज है। तो भाई इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों डिससिमिलैरिटी है, सेम सेम क्यों नहीं है। तो आओ हम देखते हैं कि वाई हम ऐसा देखते हैं कि इनके बीच में है डिससिमिलैरिटी। तो पहला पॉइंट, एट प्लेसेस, यानी प्लेसेस पर, मतलब कुछ प्लेसेस पे देखिएगा, स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द Western Ghat have extended right up to the western coast as its effect the western coast is rocky in nature। मतलब मान लीजिए नदियां बह रही है तो वो क्या करती है, वो वेस्टर्न घाट से बहती है डायरेक्टली जाकर के अरेबियन सी में जाकर के वो मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वेस्टर्न घाट कैसा है भाई, यहाँ पे रॉकी नेचर का है, मतलब पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद देखिए द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट के विड्थ की बात करेंगे तो ये क्या है दोस्तों, ये लेस है, ठीक है। और वेस्टवर्ड मतलब ईस्टर्न कोस्ट का वेट ज्यादा है, इसका कम है। और जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है ना वो अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है, एंड ये क्या फॉर्म करती है, एस्चुरीज को फॉर्म करती हैं, ठीक है। और क्या मैं आपको बताती हूँ क्यों यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती, क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट कि ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी बात में हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म, मतलब ये कैसे फॉर्म हुआ है दोस्तों, तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स, यानी रिवर्स के जो डिपोजिशनल वर्क होते हैं ना उससे ये फॉर्म हुआ है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और जो इसका विड्थ है ना वो वेस्टर्न कोस्ट से ज्यादा है, कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। और बहुत सारी ईस्टवर्ड नदियां हैं जो आकर के बे ऑफ बंगाल में मिलती है और यहाँ पर आकर के वो डेल्टा फॉर्म करती है। वेस्टवर्ड जो रिवर्स हैं वो फॉर्म करते हैं एस्चुरीज, ईस्टवर्ड्स रिवर्स क्या फॉर्म करते हैं, डेल्टा फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड देयर आर डिससिमिलैरिटी बिटवीन द, तो दस देयर आर डिससिमिलैरिटी बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से इनके बीच में डिससिमिलैरिटी है। यहाँ पे रॉकी कोस्ट मतलब रॉकी इन नेचर है, ये कैसा है भाई, यहाँ पे सेडिमेंट्स के द्वारा वो पूरा कोस्ट बना हुआ है, तो ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है देयर आर फीवर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हम क्या देखते हैं कि इंडिया का जो ईस्टर्न वाला कोस्ट है ना, ईस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला, ठीक है, ये है ईस्टर्न कोस्ट और ये है वेस्टर्न कोस्ट। तो हम क्या देखते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट है ना यहाँ पे हमें बहुत कम क्या दिखाई देते हैं, पोर्ट्स दिखाई देते हैं, यानी यहाँ पे आपको ज्यादा पोर्ट्स दिखाई नहीं देंगे जबकि यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई देंगे। तो भाई इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आपने कभी सोचा है, सोचो क्या कारण है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो घाट मतलब वेस्टर्न घाट है ना यहाँ पे सीधा सीधा पहाड़ियाँ है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वगैरह फॉर्म कुछ होते नहीं है। और इधर क्या है, टूटी फूटी पहाड़ियाँ, देखो भाई टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं बराबर, और ये डेल्टा भी यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पोर्ट्स बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसीलिए पोर्ट्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, यहाँ पे उतने नहीं होते, ठीक है, ये इसका कारण है। तो चलो अब इसका आंसर हम जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा कि द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, सेडिमेंट्स की वजह से जो डेल्टा फॉर्म होते हैं ना उसकी वजह से ये जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बना हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है,
मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट है ना दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि एस्चुरीज फॉर्म होती है, यहाँ पे डेल्टा फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। एंड समझिएगा, ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ कोस्ट ऑफ एमरजेंस एज इट्स इफेक्ट द सी इज डीपर इन द वेस्ट देन द सी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कहने का मतलब क्या, देखो जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है प्यारे बच्चों, ये क्या है, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, मतलब यहाँ पे नदियां और समुद्र आकर के एक साथ मिल जाते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्म हम करते नहीं है। लेकिन ये भैया ये है इमरजेंस, मतलब देखो नदियां बहती बहती आ रही हैं, फिर पहुंचने के बाद वहां पे इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगी, तब जाके वो सागर से मिलेगी, बे ऑफ बंगाल से, इसके कारण यहाँ पे कोस्ट मतलब सेडिमेंट्स वो अपने इकट्ठा करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि द सी इज डीपर इन द वेस्ट, इसीलिए वेस्ट का जो सी है ना वो डीपर है, यानी क्या है, गहरा है, जबकि ईस्ट वाला कैसा है बच्चों, वैसा नहीं है ना। द सी इज डीपर इन द वेस्ट देन द सी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। एंड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन सी फॉर्म एस्चुरीज एट मेनी प्लेसेस, ये एस्चुरीज फॉर्म करते हैं, जबकि वो क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये डेल्टा फॉर्म कर देते हैं, है ना। तो एज इट्स इफेक्ट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर शिप्स टू रीच द कोस्ट ये एक मिनट रुकना, रीच द ईस्ट कोस्ट कवर्ड with sediments, therefore there are few natural ports on the eastern coast। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, नेचुरल पोर्ट्स, ओके ओके ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो यही सब इसका कारण है, क्योंकि मेन रीजन तो यही है, नदियां बह रही हैं, तो यहाँ पर जो समुद्र का मतलब समुद्र के आसपास वाला जो एरिया है वो ज्यादा गहरा भी नहीं होता है, वेस्टर्न वाला गहरा होता है, उसमें हम इजीली शिप को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बट वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है उसको शिप को उधर लेकर के जाने में, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लो, ये है इसका आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना और फिर ये भी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। अच्छा अब खत्म होने वाला है, मैं यही सोच रही थी कि ये कब खत्म होगा, कब, बहुत देर हो गई ना, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि एज कंपेयर टू अमेजन पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली, यानी कि अगर हम अमेजन से कंपेयर करेंगे तो जो हमारी गंगा नदी है, गंगा मैया है ना, तो उसमें अगर पॉल्यूशन हुआ तो वो ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू द अमेजन रिवर। तो बच्चे इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको कारण बताती हूँ, सुनो। जो अमेजन रिवर है वहां पे कोई रहता नहीं है, वहां पे अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत कम है, इधर उधर बिखरी हुई, यानी वहां पे ज्यादा लोग रहते नहीं, और गंगा के इलाके में भैया सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर गंगा नदी पॉल्यूट हुई तो उसके कारण ज्यादा लोगों को नुकसान होगा, और अमेजन में लोग रह ही नहीं रहे हैं तो उनको कहाँ से नुकसान होगा, बस सिंपल सा इसका आंसर है। तो आओ फटाक से देखते हैं इसका आंसर। The density of population in the Amazon river basin is comparatively low, है ना, पॉपुलेशन वहां पे कम है, ठीक है। और सुनो, the number of industries is also limited in this region, वहां पर number of industries भी limited है, as its effect the level of water pollution of Amazon river is comparatively low, तो इसीलिए उसमें पॉल्यूशन भी हमारे मतलब, तो इसीलिए वहां पे पॉल्यूशन भी ज्यादा नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गंगा रिवर की, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन इज कंपेरेटिवली हाई, मतलब जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा है, गंगा रिवर के आसपास का एरिया का जो गंगा का मैदान है वहां पर, ठीक है। एंड मेनी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं, बराबर, तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। देयरफॉर एज कंपेयर टू द अमेजन पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। चलो भाई अब खत्म होने वाला है। पहला, द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यानी जब हम क्या करते हैं नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जाते हैं तो आपको बताना है फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजियोग्राफी का पूरा ये बताइए ऑर्डर। तो पहले आएगा, हम जा रहे हैं देखो कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो गियाना हाईलैंड आएगा, अमेजन रिवर बेसिन आएगा, फिर जाके ब्राजीलियन हाईलैंड आएगा। नेक्स्ट है कि दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील नॉर्थ फ्लोइंग, मतलब ब्राजील की कुछ नदियां जो नॉर्थ फ्लोइंग है तो वो है जुरिका, जिंगू और अरागुआ, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ प्लेटोज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो इंडिया में जो प्लेट आ रहे है ना, प्लेटोज आ रहे हैं, उनका ऑर्डर, तो कर्नाटका प्लेटो, महाराष्ट्र, फिर आएगा बुंदेलखंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि लुक एट द डिजिटल एलिवेटेड मॉडल, यानी कि ये वाला, ओहो ओहो कहाँ गया ये यस, ये है डिजिटल मॉडल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको देखो और फिजियोग्राफिक डिवीजन के नाम लिख दो भाई। तो पहला हिमालय, दूसरा नॉर्थ इंडियन प्लेन, तीसरा द पेनिनसुला, चौथा कोस्टल प्लेन्स, पांचवा है आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, ये है पहला
और ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, ये फर्स्ट ही है हिमालय। ये हो गया हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है, मतलब ये जो ट्रायंगुलर शेप में। फिर ये जो इसके कोस्टल वाले रीजन्स हैं ये वाले, ठीक है, ये हो गया फोर्थ। और यहाँ पर जो आइलैंड है, ठीक है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ये हो गया पांचवा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका डिवीजन समझ लिया, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट कर लिया। देखो ये चैप्टर बहुत लेंथी है ना, मतलब जब मैं पढ़ा रही थी तो पढ़ाने के लिए भी मैंने 4 लेक्चर्स अपलोड किए होंगे, और वो भी लंबे लंबे वीडियोस बनाने पड़े थे, है ना। और क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन दिए गए थे कि अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना। तो कोई बात नहीं, चलो पढ़ना इसको अच्छे से, इम्पोर्टेंट भी है, अभी ही नहीं आपको आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे चल करके अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो वहाँ पर ना ये सारे जो रिवर्स हमने पढ़े हैं और जो फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा है, ये सब हमें जरूर उधर देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िए ताकि आगे चल करके आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय एवरीवन।